नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम अगले वीडियो में चलेंगे और आज के वीडियो में हम देखेंगे मूल शिक्षा के बारे में। मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षाएं शामिल हैं, उन विषय पर बातचीत करेंगे। हॉस्टल वार्डन में चूंकि ये नया सिलेबस है तो नए सिलेबस में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हर भाग को स्पर्श करना, हर भाग को टच करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, अन्यथा हम फंस के रह जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो मूल शिक्षा मुख्य रूप से, अगर मूल शिक्षा की सामान्य बात करूं तो इसी मूल शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको आप बुनियादी शिक्षा बोल सकते हैं। और मूल शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। मूल शिक्षा सामान्य तौर पर शुरुआती समय में ही दी जाती है। जब शुरुआती समय में मूल शिक्षा दी जाएगी तो कुछ बातें तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी कि शुरुआती समय में मूल शिक्षा दी जाएगी तो ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो कि बच्चों की मातृभाषा में ही हो। मातृभाषा मतलब जिस भाषा को में वो अपने आप से परिचित हैं, जिस भाषा से वो परिचित हैं, उसी भाषा में अगर मूल शिक्षा दी जाएगी, शुरुआत की शिक्षा दी जाएगी, बुनियादी बेसिक शिक्षा दी जाएगी, तो बच्चे उसको जल्दी से समझ पाएंगे। दूसरी बात कि मूल शिक्षा दी क्यों जाती है, तो मूल शिक्षा देने का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे का जो चहुमुखी विकास है, चहुमुखी मतलब सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, तो उस मूल शिक्षा में सभी प्रकार के सिलेबस को, सभी प्रकार के टॉपिक को शामिल किया जाएगा, ताकि वो लोग जब आगे जाएं हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो सारी चीजें शुरुआत में वो पढ़े रहे। ठीक है, तो दूसरा बात क्या होगा, मूल शिक्षा होगी उसमें सभी पक्ष शामिल होंगे, सभी पक्ष शामिल होंगे। तीसरी बात होगी कि मूल शिक्षा में क्या होगा कि ये चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होगा, चहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल शिक्षा की बात मैंने शुरू की है। अब मूल शिक्षा की बात सबसे पहले अगर भारत में बात करें तो महात्मा गांधी ने इसकी बात शुरू की कि बुनियादी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा दिया जाए और सभी को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए कि वो आने वाले जीवन में जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के बारे में अपने आप से परिचित हो सके। अगर मूल शिक्षा सैद्धांतिक रूप से दी जाए, सैद्धांतिक रूप से दी जाए, सैद्धांतिक रूप से मूल शिक्षा दी जाए, तो सैद्धांतिक रूप से मूल शिक्षा देने में क्या होगा, बच्चे उस विषय में रुचि नहीं लेंगे। तो मूल शिक्षा आवश्यक रूप से व्यवहारिक भी होना चाहिए, व्यवहारिक व्यवहारिक भी होना चाहिए, यानी वो अपने जीवन से मूल शिक्षा में जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को कोरिलेट कर सकें, संबद्ध कर सकें, जोड़ सकें। क्लियर है? चलिए अब मूल शिक्षा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मूल शिक्षा मतलब शुरुआत में दी जाने वाली शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होगी, सामान्य तौर पर मातृभाषा में ही दी जाएगी, क्योंकि अगर मातृभाषा में मूल शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसका मतलब यह है कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनको कोई दूसरी भाषा, मान लेते हैं अंग्रेजी में दी जा रही है और हम लोग हिंदी माध्यम वाले हैं, हमारे घरों में हिंदी बोली जाती है, तो मूल शिक्षा अगर अंग्रेजी में दी जाएगी तो पहले तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी हम बाद में सीख लेंगे, पहले क्या करेंगे, जो सामान्य, जो बेसिक, जो बुनियादी शिक्षा है उसको ग्रहण करेंगे। तो मूल शिक्षा मातृभाषा में व्यवहारिक होगा, जीवन के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परिचय। शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से बना है, जिसमें अ प्रत्यय लगा करके शिक्षा बना है, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सिखाना। मूल यानी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने समग्र विकास करे, इसमें व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक हो जाता है। और महात्मा गांधी ने 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। मूल शिक्षा के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है। अब दूसरी बात आपसे सवाल पूछेगा, ये वाले लाइन से पूछ लेगा, ये वाले लाइन से सवाल पूछ लेगा, मूल शिक्षा का मतलब क्या है। तो मूल शिक्षा का मतलब है कि मूल शिक्षा मतलब बुनियादी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, सभी बच्चों को दिया जाना आवश्यक है, वैसी शिक्षा को मूल शिक्षा कहेंगे। जैसे आज मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो बताता हूं, गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का आधार भारतीय संस्कृति है, जो हर बच्चे को बिना उसकी जाति या धर्म के ख्याल किए बिना मिलनी चाहिए। मान लेते हैं आज आप
गणित में, आप गणित में एमएससी कर रहे हैं, गणित में एमएससी कर रहे हैं, लेकिन गणित की शुरुआत कहां से हुई? आपके मूल शिक्षा से हुई। आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपके मूल शिक्षा में शामिल था। आप हिंदी से अगर एमए कर रहे हैं तो हिंदी भी आपके मूल शिक्षा में शामिल था। कुल मिला के हायर लेवल पर जो भी शिक्षाएं आप प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके मूल शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा में शामिल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अगली बात देखें। अगला पॉइंट है, गांधी जी का मानना था कि सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए शैक्षिक पुनर्निर्माण जरूरी है, और उनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ धन उपार्जन का भी वो बनाना चाहिए, मतलब धन उपार्जन करने के लिए भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों के कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने देने से है, और उनके जीवन के लिए जो आवश्यक होता है। मूल शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सामान्य तौर पर मैंने अर्थ तो बता ही दिया है। मूल शिक्षा का अर्थ है कि बालकों को बिना किसी दबाव के प्रायोगिक शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना। प्रायोगिक शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना, ये लाइन अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसको भी मैंने बताया है। क्या बताया? कि मूल शिक्षा कैसी शिक्षा होगी? व्यवहारिक शिक्षा होगी। व्यवहारिक शिक्षा होगी, न कि केवल सैद्धांतिक शिक्षा। अगर सैद्धांतिक शिक्षा होगी तो बच्चे उसमें रुचि ही नहीं लेंगे। व्यवहारिक शिक्षा होगी तो बच्चे उसे करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रायोगिक शिक्षा होगी। ठीक है, दूसरी बात मैं देखता हूं, दूसरी बात कहता है कि बुनियादी शिक्षा जीवन की शिक्षा है, यह जीने के तरीके की शिक्षा है और जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की शिक्षा है। मतलब मैंने ये भी बताया था ना कि उनके जीवन के हर पक्ष में बुनियादी शिक्षा काम आएगी। गणित आप भले आपको एमएससी नहीं करना है, कहीं आपकी दुकान में जाएंगे किराने की, 50 ठो 15 ठो सामान लेंगे तो उस 15 से ठो सामान का मूल्य आपको जोड़ना है, तो क्या जोड़ काम आएगा ना, गणित काम आएगा, वो बुनियादी शिक्षा ही काम आ रहा है आपका। गांधी जी का मानना था कि बुनियादी शिक्षा से मन और शरीर का विकास होता है। बुनियादी शिक्षा एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि ज्ञान और काम, हस्तशिल्प अलग अलग नहीं है। मतलब अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो व्यवहारिक होगा तो आप खुद से उस ज्ञान पर काम करके, उस ज्ञान पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो शिक्षा और कौशल दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ऐसा गांधी जी ने भी कहा, और ये सिद्धांत फॉलो भी किया जाता है। मूल शिक्षा दैनिक जीवन में कौशल, व्यक्तित्व के सभी दौर को समझाना भी, समझना भी है। लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन, संस्कृति की समझ, महत्वपूर्ण सोच आदि को हम समझ सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सहयोग, संचार और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित होंगे। मूल शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान तथा हस्तशिल्प पर आधारित शिक्षा है, जैसे हाथ के श्रम से तैयार किया गया कार, मिट्टी के बर्तन, सूत काटना, हाथ के बनाए गहने। व्यवहारिक ज्ञान जैसे चार्ट, ग्राफ, विश्लेषण, मल्टीमीडिया, वीडियो, चित्र, ऑडियो इत्यादि। हस्तशिल्प सामान्यतः मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाना, मुखौटे बनाना, ये सब चीजें सिखाया जाता है। मूल शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा से जो शिक्षा जीवन के हर पहलू से सामान्य तौर पर जुड़ा होगा। भविष्य में बच्चे को शुरू में पता नहीं होगा कि वो जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ शिक्षा होगा। चाहे उससे वो कौशल का निर्माण करे, चाहे वो प्रयोग करके देखे, आगे जाके एमएससी करे, चाहे उसी कौशल के निर्माण करके अपना जीवन यापन करे। तो मूल शिक्षा का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि मूल शिक्षा व्यवहारिक होगी। मूल शिक्षा ऐसी शिक्षा होगी जो भविष्य में उच्च शिक्षा जब आप प्राप्त करेंगे तो उन उच्च शिक्षाओं का आधार बनेगी। मूल शिक्षा ऐसी शिक्षा होगी जो जीवन के हर पक्ष में आपको काम आने वाला है। वैसी शिक्षाओं को हम मूल शिक्षा कहेंगे। ठीक है, जैसे आप 6 साल से पहले ही नमस्ते करना सीख गए हैं, लेकिन वर्तमान में आप क्या करते हैं? हमेशा आपको एक चीज काम आ रहा है कि नमस्ते करना है, किसी से मिलो तो अभिवादन करना है, जय श्री राम जो बोलना है आपको। ठीक है, चलिए अब मूल शिक्षा की विशेषताएं और उद्देश्य देख लेते हैं। तो क्या विशेषताएं हैं और क्या उद्देश्य? मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चे को अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक बनाना। और जब बच्चा अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक बनेगा तो ऑटोमेटिक समाज जो होगा, स्वतः रूप से समाज जो होगा वो लोकतांत्रिक और नैतिक बनता जाएगा।
इस माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छी या बुरी दिशा में जीवन का महत्व समझ सकते हैं। 7 से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों और लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। सभी चरणों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। किसमें? जब मूल शिक्षा दी जा रही है तब। अगर मातृभाषा नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर मातृभाषा नहीं है तब की स्थिति में क्या होगा, पहले बच्चे को वो भाषा सीखना पड़ेगा जिस भाषा में उसको शिक्षा दी जानी है। जब वो भाषा सीखेगा तो फिर जाकर के वो शिक्षा लेगा। लेकिन छोटे बच्चे को दूसरी भाषा सिखाना आसान काम नहीं है, इसीलिए मूल शिक्षा किसमें होनी चाहिए? मातृभाषा में ही होनी चाहिए। मूल शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व को संतुलित बनाती है और उच्च शिक्षा पाने के लिए योग्य भी बनाती है। मैंने बताया ना कि मूल शिक्षा क्या होगा? हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का आधार बनेगा। मूल शिक्षा भाषण की भावना, उचित इशारों का उपयोग, अच्छी शारीरिक भाषा जैसे संचार शिष्टाचार भी सिखाती है। शुरुआत में ही सिखाया जाता, नमस्ते करो, प्रणाम करो, शिष्टाचार ही तो है। मूल शिक्षा से छात्रों का आर्थिक कल्याण होता है। अगर वो मूल शिक्षा से कुछ चीजें करना सीख जाते हैं, धन उपार्जन करना सीख जाते हैं, कोई कौशल सीख जाते हैं, तो उस कौशल से वो पैसे कमा सकते हैं। मूल शिक्षा आधुनिक युग की नींव तैयार करती है। मूल शिक्षा से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब बच्चे पढ़ेंगे, मैथ्स लगाएंगे तो मानसिक विकास होगा। अगर मूल शिक्षा में योगाभ्यास बताया गया है तो योग करेंगे तो शारीरिक विकास होगा, कसरत करेंगे तो शारीरिक विकास होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूल शिक्षा से बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। मूल शिक्षा से बच्चों को करके सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल, जैसे प्रायोगिक बताया, व्यवहारिक बताया, वही चीज लिखा है। मूल शिक्षा में बच्चों को करके अच्छा दोबारा लिख दिया। मूल शिक्षा में बच्चों को अच्छा व्यवहार, दूसरों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम पूर्वक वातावरण भी मिलता है। मूल शिक्षा का उद्देश्य लोगों का जीवन अच्छा बनाना है, जिससे एक छात्र अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं, गुणों, प्रवृत्तियों को विकसित करता है, जिससे वह जिस समाज में रहता है उस समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता है या बने। मूल शिक्षा प्रत्येक के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति को विकास करना भी है। और गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को जीवन की शिक्षा भी कहा था, और ये बात सही भी है। गांधी जी ने जो बात कही कि बुनियादी शिक्षा या मूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो है वो जीवन की शिक्षा है, एक्चुअल में ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो मूल शिक्षा आपको दी जाएगी वो मूल शिक्षा आपको जीवन भर काम आने वाली है। तो क्या होगा? मूल शिक्षा जीवन की शिक्षा है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने अपने आश्रम में, महात्मा गांधी ने मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। और वो कौन सा था? वर्धा सम्मेलन जो था उसकी बात की जा रही, अभी पढ़ा है हमने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल शिक्षा की विशेषताएं इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा नहीं होना चाहिए, आधुनिक युग की नींव तैयार होती है, उच्च शिक्षा पाने के लिए योग्य बनाती है, संचार शिष्टाचार सिखाती है। एक एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी से संचार और शिष्टाचार सिखाती है, जैसे नमस्ते वाला उदाहरण आपको बताया। दूसरा, उच्च शिक्षा पाने के लिए योग्य बनाती है। मैंने बताया कि बेस है मूल शिक्षा, और यहीं से फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन में आपका मूल शिक्षा के वजह से ही आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। अगर मैथ्स आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और मैथ्स में आपको एमएससी करना है तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो शुरुआत में आपने मैथ्स पढ़ा है इसीलिए हो पा रहा है। अब आधुनिक युग की नींव तैयार करती है, मतलब शुरुआत में जब बच्चों को मूल शिक्षा दी जाती है, वही बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो वही आधुनिक समय के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं। तो ये भी बात सही है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि शिक्षा का, तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा नहीं होना चाहिए, तो नहीं भाई, नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, केवल मातृभाषा ही होना चाहिए, मतलब ये कथन गलत है। मातृभाषा नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं पहले दूसरी भाषा को सीखेंगे। मान लेते हैं हमारे गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो मूल शिक्षा है वो मूल शिक्षा अब किस में दी जाएगी? इंग्लिश में दी जाएगी।
मतलब शुरुआत में जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो मैथ्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और बाकी सोशल साइंस वगैरह सब इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पुराना नियम था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो भाषा वो जानता है उस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सा अच्छा होगा? अगर हम मूल शिक्षा को इंग्लिश में करें तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से तो वो मातृभाषा ही जानता है, तो पहले मातृभाषा छोड़ के इंग्लिश सीखेगा। जब इंग्लिश सीख जाएगा तो फिर वो शिक्षा प्राप्त करेगा, तो एक लेंदी प्रक्रिया हो जाएगी ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विशेषता इसका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मूल शिक्षा के चरण, मतलब मूल शिक्षा को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, कैसे कैसे मूल शिक्षा की शुरुआत होती है। तो सामान्य तौर पर मैं बात करूं, मूल शिक्षा की शुरुआत स्कूल जाने से पहले ही हो जाती है। और मूल शिक्षा जो है लगभग 0 से लेकर के 17 वर्ष की आयु तक, 17-18 वर्ष की आयु तक चलता है। शुरुआत में जब आप 0 से लेकर के बड़े होना शुरू करते हैं बच्चे, तब से उनके घर में जो शिक्षा दी जाती है वो भी एक मूल शिक्षा का ही भाग है, क्योंकि वही शिक्षा उनको जीवन भर काम आने वाली है। मान लेते हैं उनके घर में एक शिक्षा दी गई कि बेटा आग को मत छुओ, आग को छुओगे तो जल जाओगे। क्या ये शिक्षा उसको जीवन भर काम आएगी या नहीं आएगी? या मूल शिक्षा ये दी जाती है कि आग की तपन वाली जो भी वस्तुएं हैं उसको तुम्हें नहीं छूना चाहिए, अगर तुम छूते हो तो जल जाओगे, भुन जाओगे। तो क्या यह शिक्षा जीवन भर काम आने वाली है? तो ऐसी शिक्षा जो जीवन भर काम आने वाली है मूल शिक्षा है। तो मैं कह सकता हूं कि उसके घर में भी जो शिक्षा दी जा रही है वो भी तो एक मूल शिक्षा ही है। ठीक है, वो भी एक मूल शिक्षा ही है। तो मैं कहूं कि 0 से लेकर के लगभग 17-18 वर्ष की उम्र तक जो शिक्षा प्राप्त होगी वो कैसी शिक्षा होगी? मूल शिक्षा होगी। तो अब मैं शुरुआत करता हूं, अगर मैं इसके चरण की बात करूं तो चरण में कौन कौन सी चीजें देख सकता हूं? मैं देख सकता हूं कि 0 से लेकर के 3 वर्ष तक, 0 से 3 वर्ष तक जब बच्चा सामान्य रूप से घर में ही रहता है, और जब 3 वर्ष से बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वो कहां जाता है? बड़ा होने के बाद वो जाता है किसी आंगनबाड़ी में, किसी किंडरगार्टन, किसी प्ले स्कूल में जाता है। तो हम कहेंगे कि 3 से लेकर के 6 वर्ष का एक चरण हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि 6 वर्ष के बाद बच्चा कहां जाता है? तो स्कूल में जाता है। तो 6 वर्ष से लेकर के लगभग 11 वर्ष तक, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11 वर्ष तक वो किसमें स्कूल में जाता है? प्राथमिक स्कूल में जाता है। तो ये एक चरण हो गया। अब 6 से लेकर के 11 हो गया। अब 11 से लेकर के 14 वर्ष तक वो वर्तमान की बात करें तो माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल में जाता है। तो ये भी एक चरण हो गया। अब 14 वर्ष से लेकर के लगभग 16 वर्ष या 18 वर्ष अलग अलग होती है, यानी वो लगभग 10th तक पहुंच जाता है। तो ये इसके चरण हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करूं, चूंकि हम मूल शिक्षा पढ़ रहे हैं किसके विषय में, किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? मूल शिक्षा पढ़ रहे हैं हम गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में, यानी सरकार मूल शिक्षा के विषय में क्या कदम उठा रही है, या सरकार मूल शिक्षा को कैसे व्यवस्थित अच्छा बनाना चाहती है, उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो चूंकि यहां पर देखेंगे कि जो 0 से 3 वर्ष का समय होता है, ये 0 से 3 वर्ष का समय जो होता है इसमें बच्चा क्या रहता है? सामान्य तौर पर घर पर ही रहता है, किसी आंगनबाड़ी में, किसी किंडरगार्टन में, किसी प्ले स्कूल में, किसी खेल वाले स्कूल में कहीं नहीं जाता, घर में ही रहता है। तो हालांकि ये भी मूल शिक्षा का अंग है, लेकिन हमको इसको यहां पर छोड़ देंगे। अब दूसरी बात, जब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करता हूं, एक थोड़ा सा चार्ट आपको बता देता हूं तो समझ में आएगा। सबसे पहले होगा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, इसके बाद आएगा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा के बाद आएगा आपका माध्यमिक शिक्षा। अब यही जो प्राथमिक शिक्षा है, इस प्राथमिक शिक्षा को आप दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग? पहला भाग कह सकते हैं आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और दूसरा भाग कह सकते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। और माध्यमिक शिक्षा को भी आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला कह सकते हैं आप पूर्व माध्यमिक शिक्षा, और दूसरा कह सकते हैं आप उच्च माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो अब मैं अगर क्लास के हिसाब से चलूं, यानी बच्चे पहली दूसरी पढ़ते हैं उस हिसाब से चलूं, तो शाला पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, और प्राथमिक शिक्षा जो है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक होता है। और ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में जो ये 6 से 11 वर्ष आता है, 6 से 11 वर्ष, इसको कहते हैं हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समय। और 11 से लेकर के 14 वर्ष का जो समय होता है इसको हम कहते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा का समय। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा से आप मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल ऐसा पढ़ते आए हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा, इस वजह से मैं इसको क्लियर कर दूं। जब आप 6वीं, 7वीं और 8वीं की बात करेंगे तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर एक सामान्य समझ के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? उच्च प्राथमिक शिक्षा। किसको? 6वीं, 7वीं और 8वीं को। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं जो होगा उसको आप बोलेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जो लगभग 9वीं और 10वीं का जो समय होगा, 9वीं 10वीं का जो क्लास होगा, 9वीं 10वीं को पढ़ाई होगी, वो होगी क्या? पूर्व माध्यमिक शिक्षा। और जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई होगी वो होगी उच्च माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद जो कॉलेज आएगा उसको कहा जाएगा उच्च शिक्षा। यहां तक बात कंफ्यूजन में कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो है अभी भी? फिर से एक बार थोड़ा साफ साफ तरीके से बताता हूं। देखिए, 0 से लेकर के 3 वर्ष जहां बच्चा कहीं नहीं जाता है तो इसकी बात नहीं करते हैं। जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर शुरू होता है, बच्चा कहीं जाने लगता है, वहां शुरू करते हैं। तो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष क्या हुआ? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, या फिर इसको कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं, इसको कहते हैं शाला, लिख लीजिएगा, अनौपचारिक शिक्षा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अब यही 6 से लेकर के 11 वर्ष तक का जो समय होगा इसको हम बोलेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा। फिर 11 से लेकर के 14 वर्ष का जो समय होगा इसको आप बोलेंगे उच्च प्राथमिक शिक्षा। 14 वर्ष से लेकर के मतलब ये कहाँ गया ये, इसको अगर मैं क्लास में डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, वर्ष में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, अगर मैं इसको कह लूं ये वर्ष में है, ठीक है, वर्ष। अब यहां पे लिखूं पहली से लेकर के 5वीं तक की शिक्षा क्या होगी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। वहीं 6वीं से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा क्या होगी? उच्च प्राथमिक शिक्षा। वहीं 9वीं से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा क्या होगी? ये होगी पूर्व माध्यमिक शिक्षा। अरे शिक्षा। और 11वीं से लेके 12वीं की कक्षा क्या होगी? उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसी में आगे बात करूं कि अगर आप मतलब एक तरीके से लिखें 13वीं से लेके 15वीं तक की कक्षा,
यानी कॉलेज का जो ईयर होगा, कॉलेज का समय शुरू हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, उच्च शिक्षा का समय। ठीक, और जब आप इस उच्च शिक्षा से भी आगे चले जाएंगे यानी एमए वगैरह करने लगेंगे तो 16 से लेकर के 17 तक आपका क्या हो जाएगा, उच्चतर शिक्षा। ठीक, ये चार्ट याद रख लेंगे। तो अब एक चीज अब ध्यान रखिए, नीचे वाला मामला जो है बुनियादी शिक्षा में नहीं आता, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहां तक बुनियादी शिक्षा का कोई मामला नहीं। अब यहां से मैं बात करूं, ये तो एक स्टेप हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये और ये देखिए, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तो पहली से लेकर के 8वीं तक की कक्षा को आप क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा का समय। ठीक, उसी तरीके से पूर्व माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा का समय, माध्यमिक शिक्षा का समय। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि ये मतलब ये चार्ट आपको पता हो गया कौन कौन से समय को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं शिक्षा, मूल शिक्षा के चरण। अब मूल शिक्षा के चरण 3 चरण होते हैं मुख्य रूप से। पहला चरण पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, प्राथमिक शिक्षा जिसको 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, और निम्न माध्यमिक शिक्षा जिसको 14 से 17 वर्ष का समय होता है। चलिए, इसी को मैंने डिवाइड करके बताया था, आपको याद होगा। प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में, एक निम्न माध्यमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा। निम्न प्राथमिक शिक्षा का समय मैंने बताया 6 से लेकर के 14 वर्ष बताया है, तो मैंने बताया कि लगभग 6 से लेकर के 11 वर्ष, यानी पहली से लेकर के 5वीं तक रहेगा, तो ये समय होगा। इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा बाद में, इसलिए ये वाला जो मैंने बताया क्या, 11 से लेकर के 14 वर्ष, यानी लगभग 6वीं से लेकर के 8वीं तक का समय जो होगा वो निम्न उच्च प्राथमिक शिक्षा का समय होगा। अब आ जाते हैं निम्न माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा में आपको क्या है, केवल और केवल मुख्य रूप से क्या करना है, 9वीं और 10वीं को लेना है। तो अगर मैं कहूं कि बुनियादी शिक्षा कहां से कहां तक चलती है, तो 9वीं 10वीं के बाद क्या लेते हैं लोग, अलग अलग सब्जेक्ट लेने लगते हैं, पता है ना। 10वीं तक सबका जो सिलेबस रहता है, सबका जो क्लास रहता है वो कॉमन रहता है। तो जहां तक क्लासेस कॉमन है वो बुनियादी शिक्षा है। तो कहां तक क्लास कॉमन रहेगा, 10वीं तक। तो मैं कहूं कि अगर मूल शिक्षा के कितने चरण होते हैं, तो आप बताएंगे भैया मूल शिक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसको आप कहेंगे शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा चरण जिसको आप कहेंगे प्राथमिक शिक्षा, तीसरा चरण जिसको आप कहेंगे निम्न माध्यमिक शिक्षा। आपको मैंने ये भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा में 2 तरीके की शिक्षाएं शामिल हैं। पहली से लेकर के 5वीं तक की शिक्षा जो होगी उसको हम निम्न प्राथमिक शिक्षा कहेंगे, और 6वीं से लेकर के 8वीं तक की जो शिक्षा होगी उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। तो ये सारी शिक्षाएं या फिर ये सारे स्तर तक की जो पढ़ाई होगी वो सब किसमें शामिल होगी, वो सब शामिल होगी किसमें, बुनियादी शिक्षा या मूल शिक्षा में। आप बस इतना ही समझने का प्रयास करिएगा कि जहां तक सिलेबस कॉमन होगा, जहां तक सबकी पढ़ाई कॉमन होगी, वहां तक की शिक्षा क्या होगी, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ध्यान रखिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्राथमिक शिक्षा में जब मैं प्राथमिक शिक्षा को लिखूंगा, तो प्राथमिक शिक्षा में अगर मैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने कोई कॉमा डैश नहीं दिया है, लेकिन यहां पर कॉमा डैश दिया गया अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप इसको अनौपचारिक शिक्षा ही याद रखें, इसको काट दें। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के नाम से ही आप पहले पॉइंट को याद रखिएगा, नहीं तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इसमें तो 2 भाग बताए कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और ये उत्तर प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा, दोनों में तो फर्क है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, तो यहां पे कंफ्यूज होंगे। तो पहला नंबर पॉइंट को केवल आप
शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के नाम से ही याद रखिएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक कक्षा से है, जहां अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण है। यह शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। इस शिक्षा में बच्चों को स्कूल जैसा वातावरण से परिचित कराने डिजाइन किया जाता है। घर और स्कूल के बीच एक पुल का काम करती है, मतलब बच्चे अगर आंगनबाड़ी या फिर जो प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन है, उसमें जाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है कि घर से वो प्ले स्कूल जाना है या फिर आंगनबाड़ी जाना है, और फिर धीरे से आंगनबाड़ी से वो स्कूल में भी चले जाते हैं। इसीलिए पुल का काम करती है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्प्रेरक वातावरण प्रदान करती है, जैसे आंगनबाड़ी, झूला घर, खिचड़ी दलिया खाने को देना। ठीक है, चलिए। यह बच्चों के भाषाई, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाती है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये शिक्षाएं कहाँ मिलेंगी, कौन कौन सी शिक्षा होगी। इसमें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाएगा आवश्यक तौर पर, मतलब विशेष तौर पर पढ़ना लिखना नहीं। जो भी अनौपचारिक बातें हैं, जैसे कौन सा रंग काला है, कौन सा रंग हरा है, पानी कैसा होता है, क्या होता है, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसको ध्यान रखिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जब भी बोल रहा हूं मतलब शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। कई तरह के रूपों में दी जाती है, जैसे आंगनबाड़ी, नर्सरी, पूर्व स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी। ये सब में देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं, बस ऐसा ही वैसे खेल कूद कर रहे हैं। अब देखते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिखा मतलब क्या बोला मैंने कि इसको आपको ध्यान रखना है क्या कि ये है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का समय, मतलब 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष वाला नहीं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? बच्चों में जरूरी कौशल विकसित करना, जैसे कपड़े पहनना, भोजन करना, सफाई करना आदि के बारे में बताना। बच्चों के संदर्भ बोध की भावना को बढ़ाना, बच्चों को प्रभावी ढंग से सुनना और बोलना आता है कि नहीं उसको सिखाना, बच्चों को खेल कूद और अलग गतियों में हिस्सा लेने के लिए मदद करना, बच्चों में सामाजिक तत्परता और भावनात्मक तैयारी आती है, उदाहरण रिश्ते बनाना, समस्याओं को हल करना, ये सब काम। फिर बच्चों में लगन और सीखने, समीक्षात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक होने की आदतें भी इससे आती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा अब मैंने अभी तक जो पढ़ाया, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जहां जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, जहां जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको आप लोग काट के क्या लिखेंगे, शाला। नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग ना। जहां पर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिखा था, जहां पर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिखा था उसको काट देंगे आप, और काट के क्या लिखेंगे, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। इतना तो कर लेंगे काट के, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो चार्ट मैंने बताया था, उस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करिए। कौन सा चार्ट? जिसमें बताया था कि पहली से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को और किस में होता है, 6 से 11 वर्ष का बच्चा किस में होता है, तो वो सब मैंने एक चार्ट में बताया था, आपको ध्यान होगा तो, और नहीं ध्यान होगा तो वीडियो पीछे करके देखिए। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ प्रारंभिक या मुख्य या प्रथम से है। इसमें प्राथमिक शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बालकों को प्रारंभ में दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की पूरी संरचना की नींव होती है। यह किंडरगार्टन या प्री स्कूल के बाद माध्यमिक विद्यालय से पहले आती है, मतलब जो मिडिल स्कूल होता है 6वीं से 8वीं, उससे पहले। और मिडिल स्कूल को हम क्या बोलते हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षा भी बोलते हैं, तो उसके बीच आता है। मतलब किंडरगार्टन या 3 से 6 वर्ष और 11 से 14 वर्ष के बीच का समय जो होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा का समय। और इसी समय को हम क्या कह सकते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समय। बालक शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करता है। यह वह शिक्षा है जिसके आधार पर बालक भविष्य का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप यह उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित कौशल सीखते हैं। यह शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। वही प्राथमिक शिक्षा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी 6वीं से मतलब 5वीं तक, मतलब 6वीं में पहला साल, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, मतलब 11 साल तक लगभग। ठीक,
यानी पहली से 5वीं तक जब पढ़ रहा है तो प्राथमिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा नहीं होगा वो, यहाँ पे ये इसको ये होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक, तो ये समय जो होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा और ये उच्च प्राथमिक शिक्षा का समय होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम प्राथमिक शिक्षा देते हैं, यानी छठवीं से लेकर पहली से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा हम क्यों देते हैं। पहला, पढ़ना और लिखना सिखाना। ध्यान रखिएगा, पूर्व अनौपचारिक शिक्षा जो हमने पढ़ा 3 से 6 वर्ष की समय में, उसमें कोई पढ़ना लिखाना हम नहीं सिखा रहे थे। हम उसको ऐसे ही जो जीवन में काम आने वाली है, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, गोला बनाओ, चौकोर बनाओ, ये सब चीजें सिखा रहे थे। लेकिन जब वो पहली कक्षा में प्रवेश किया तो उसको पढ़ना लिखना सिखाए, साक्षरता कौशल, मातृभाषा सहित भाषाओं को मजबूत आधार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सभी धर्मों, नस्लों, सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त कर देना इसका उद्देश्य है। बच्चों को सहिष्णुता, सम्मान के बारे में सिखाना। सहिष्णुता का अर्थ है उन लोगों को स्वीकार करना जो अपनी जाति, संस्कृति, आदतों और विश्वासों से अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जाति का है तो उससे घृणा करने का भाव प्राथमिक शिक्षा में देंगे। प्राथमिक शिक्षा में क्या उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का, कि कोई अगर अलग जाति का है, अलग धर्म का है, अलग संप्रदाय का है, तो बच्चे उससे अच्छे तरीके से मिलजुल करके रह सके। बच्चों को सम्मान सिखाने की सहानुभूति और सुधार होता है। अब देखिए निम्न माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के 2 चरण हैं। कौन कौन से 2 चरण, मैंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा के 2 चरण हैं। कौन कौन से? माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के कौन कौन से 2 चरण, एक निम्न माध्यमिक और एक होगा उच्च माध्यमिक। कौन कौन सा? निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। जब निम्न माध्यमिक में बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? सामान्य तौर पर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की बात करेंगे। उच्च माध्यमिक में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 11वीं 12वीं की बात करेंगे। तो चूंकि 11वीं और 12वीं में बच्चे अलग अलग विषय लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो 9वीं 10वीं तक ही उनकी बुनियादी शिक्षा सबकी समान रहती। तो बुनियादी शिक्षा का एक लक्षण ये भी था ना, एक विशेषता ये भी था कि सबकी शिक्षा जो होगी वो समान होगी बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। तो हम फिर 11वीं 12वीं को इसमें नहीं ले सकते बुनियादी शिक्षा में, केवल 10वीं तक की शिक्षा को हम बुनियादी शिक्षा में ले सकते हैं अगर आपसे कक्षावार पूछे तो। माध्यमिक शब्द का अर्थ है मध्य की। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है। इसे बुनियादी शिक्षा का दूसरा और अंतिम चरण माना जाता है। दूसरा चरण कौन सा हुआ? पहला चरण, दूसरा नहीं, ये तीसरा चरण होगा। एक्चुअल में यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक, दूसरा नहीं तीसरा होगा। पहला कौन सा हो गया? शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा प्राथमिक शिक्षा और तीसरा निम्न माध्यमिक शिक्षा। तो ये तीसरा और अंतिम चरण हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करती है और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी होती है। यह शिक्षा 14 से 17 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। 14, 15, 16, 17, हाँ। निम्न माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। तो निम्न माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 12वीं तक, ये भी गलत लिखा है यहाँ पे, 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। ठीक, 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है, 12वीं नहीं। 9वीं से 12वीं तक की अगर मैं बात करूंगा, कि अगर मैं माध्यमिक शिक्षा की बात करूं, माध्यमिक शिक्षा की बात करूं तो कहां से होगा? 9वीं से 12वीं तक। लेकिन माध्यमिक शिक्षा में भी हम 2 भाग में बांटते हैं, जब निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो निम्न माध्यमिक शिक्षा हो जाता है 9वीं और 10वीं वाला, और उच्च माध्यमिक शिक्षा हो जाता है 11वीं और 12वीं वाला। तो चूंकि यहाँ पे बात की गई है केवल निम्न माध्यमिक शिक्षा की, तो 9वीं और 10वीं तक का ही आएगा, न कि 12वीं तक का आएगा। तो क्या होगा? 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा दी जाती है वो निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए निम्न माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। पहला तो हमने देखा प्राथमिक शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, कि बच्चों को एक स्कूल जाने के लिए अभ्यस्त करना, बच्चों को रंग आदि के बारे में अनौपचारिक चीजें बताना, कैसे उनको नहाना है, कैसे सफाई रखनी, ये सब बातें बताना। प्राथमिक शिक्षा में हमने जाना
कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, शब्दों के बारे में परिचित कराना, सौंदर्य बोध आदि के बारे में परिचित कराना। उसके बाद अब आ गए हम लोग निम्न माध्यमिक मतलब 9वीं 10वीं में। तो 9वीं 10वीं में क्या क्या काम है देख लेते हैं। विद्यार्थियों की भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनके व्यक्तित्व का विकास करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक भाव उत्पन्न करना, जैसे तर्क संगत दृष्टिकोण रखना, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जानकारी स्वीकार करना, तार्किक सोच और व्यवस्थित संदेह और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को वास्तविक क्रियाओं और अनुभव की जानकारी करवाकर भावी जीवन के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न भी करवाना निम्न माध्यमिक शिक्षा का काम है या फिर उद्देश्य है। विद्यार्थियों में देश प्रेम, अपने रीति रिवाजों, संस्कृति के प्रति प्रेम, नागरिकता के गुण उत्पन्न करना। तभी तो 9वीं 10वीं में जाते हैं तो आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, यानी नागरिक शास्त्र पढ़ना पड़ता है कि कैसे हम देश के लिए कैसे नागरिक बनना है, क्या करना है, देश के प्रति कैसा समर्पण का भाव रखना है। ये सब चीज आप पहली दूसरी में नहीं पढ़ते। पहली दूसरी में सामान्य चीजें पढ़ते हैं कि चल चमल कल चल कमल नल पर चल, चल कमल नल से झटपट घर चल। तो ये सब चीजें शब्दों से परिचित हो रहे हैं, लेखन से परिचित हो रहे हैं। लेकिन जब आप निम्न प्राथमिक स्तर पर, निम्न माध्यमिक स्तर पर पहुंच रहे हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा खोला जा रहा है, खोला जा रहा है, खोला जा रहा है। कैसे खोला जा रहा है कि आप देश के बारे में जानिए, आप नागरिकता के बारे में जानिए, आप थोड़ा विज्ञान के बारे में जानिए। ठीक है, चलिए आप छठवीं सात पांचवी चौथी पांचवी में मतलब छठवीं सातवीं में जाते हैं, आपके पास विज्ञान का रहता है, विज्ञान का किताब रहता है, लेकिन वो बहुत सामान्य स्तर का रहता है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आप जाते हैं कहां, 9वीं 10वीं में रहता है ना। वैसे ही विद्यार्थियों में ऐसे कौशल का विकास करना जो बालक के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, विद्यार्थियों में बौद्धिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से किस आयु के वर्गों को दी जाती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो कौन सी की बात कर रहा है, एक्चुअल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है। मतलब कह रहा है ये कि इस प्रश्न के अंतर्गत ये कह रहा है कि जो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, आप एक काम करिएगा ना, आप इसको ना नहीं वैसे ही याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की बात करें कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कब से कब तक होती है, तो होती है 3 से 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और कहे कि प्राथमिक शिक्षा कब से कब तक होती है, तो आप क्या उत्तर मारेंगे। यहां पे भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मैं अर्थ लेता हूं, जो मैंने अर्थ बताया है, अर्थात कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 5वीं तक के लिए, तो बच्चे की उम्र लगभग 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच होगी। तो क्या 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का कोई ऑप्शन है इसमें, तो नहीं है। तो यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब 6 से लेकर के 11 वर्ष का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आवश्यक रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो मीनिंग है वो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के इस विषय में ही बात कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 से लेकर के 6 वर्ष के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगर हो तो। प्राथमिक शिक्षा में बच्चे मुख्य रूप से क्या सीखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में बच्चे मतलब, प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा पहली से लेकर के, प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा पहली से लेकर के लगभग कक्षा 8वीं तक। और पहली से 8वीं तक में भी 2 भाग मैंने बताए। पहला पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा पहली से 5वीं तक चलेगा, दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक चलेगा। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई। तो पूछता है कि प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं तक क्या क्या सीखते हैं। पहला ऑप्शन रहता है स्वतंत्रता से रहना, ऐसा पॉइंट तो कहीं पढ़ा नहीं है हमने। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहले जो जो पढ़ लिए हैं वो देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि बोलना, तो बोलना और सुनना, ये दोनों चीजें, बोलना और सुनना, ये दोनों चीजें कब सिखाई जाती है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के समय। शाला पूर्व अनौपचारिक
शिक्षा के समय, मतलब कब से कब तक, 3 से 6 वर्ष के बीच तक। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसको काट देते हैं। चलो ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी, चित्रकला सीखना, ये सब चीजें कब सिखाई जाएंगी, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा में बच्चों को बोला जाएगा कुछ रुचिकर काम देने के लिए कि तुम चित्र बना लो। तो ये भी कौन सा हो गया, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, स्वतंत्रता से रहना, तो बच्चे जो होते हैं जब छोटे होते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी किसी न किसी पे तो रहती है, तो उस समय वो स्वतंत्रता से तो रह नहीं सकते 6वीं 5वीं में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ना और लिखना। और पढ़ना और लिखना हमारा टॉपिक में शामिल भी था कि शुरू में बच्चे को अनौपचारिक चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे नमस्ते, प्रणाम, रंग पहचानना, ये हो। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में घुसता है, पहली में घुसता है, तो उसको पढ़ना लिखना ये सब चीजें सिखाई जाती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं मूल शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत, यानी मूल शिक्षा जब हम देना चाहते हैं तो कौन कौन से सिद्धांतों को हमको फॉलो करना चाहिए। पहला सिद्धांत कहता है जन शिक्षा का सिद्धांत, कहता है कि जन साधारण को पूर्ण रूप से शिक्षित करना, यानी सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा कहता है कि जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, यानी सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। तीसरा कहता है कि ऐसा जब मतलब मूल शिक्षा दिया जाएगा तो उस मूल शिक्षा में हस्त कार्य की भी शिक्षा दी जाएगी और आजीविका के साधन के रूप में वो बन सके। तीसरा कहता है कि समान शिक्षा का सिद्धांत, यानी सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने देखा कि कक्षा पहली से लेकर के, पहली से नहीं, 3 वर्ष से लेकर के लगभग 17 वर्ष की उम्र तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं सभी लोग सामान्य तौर पर एक ही चीज पढ़ते हैं। आपने भी कक्षा 10th में पढ़ा है, आपका मित्र भी कक्षा 10th में वही सिलेबस पढ़ा है, लेकिन जब 11वीं में जाते हैं जहां से आपकी मूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा खत्म हो जाती है, तो कक्षा 11वीं में आप अलग विषय लेकर के पढ़ना शुरू कर देते। ठीक, तो सबके लिए समान शिक्षा होनी। अब अगला कहता है व्यवहारिकता का सिद्धांत, यानी जो शिक्षा उनको दी जा रही है बच्चों को वो व्यवहारिक होना चाहिए। स्वावलंबन का सिद्धांत, सच्ची शिक्षा होने के लिए स्वावलंबी होना चाहिए, अर्थात आत्मनिर्भर होना चाहिए। श्रम का सिद्धांत कहता है कि सक्रियता से शिक्षा लेना लाभप्रद होता है, जिसमें बच्चे शिक्षा के साथ अन्य क्रियाकलाप करें, जैसे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, विज्ञान, इको क्लब, साहित्य क्लब, गणित क्लब। मातृभाषा में सिद्धांत होना चाहिए, मातृभाषा का सिद्धांत कहता है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है अगला पॉइंट कहता है कि सामाजिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, यानी जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं उसको उसके थ्रू बच्चे समाज से जुड़ सके। और बुनियादी शिक्षा का मतलब क्या है, बुनियादी शिक्षा का मतलब यह है कि हम ऐसी शिक्षा दें जो शिक्षा क्या हो, एक ऐसा नागरिक बना सके। हम ऐसी शिक्षा दें जो शिक्षा ऐसा नागरिक बना सके जिससे कि वो नागरिक समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए लाभकारी हो, न कि अलाभकारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का सिद्धांत। अगर प्रश्न देख लेते हैं, मूल शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत में से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है स्वावलंबन का सिद्धांत किसके विषय में कहता है, कहता है हाँ स्वावलंबन का सिद्धांत है किसके विषय में, आत्मनिर्भरता के विषय में। दूसरा कहता है श्रम विभाजन का सिद्धांत के शारीरिक व्यायाम के बारे में है, नहीं है। मातृभाषा का सिद्धांत शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, बिल्कुल सही है। व्यवहारिकता का सिद्धांत शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रम का सिद्धांत जो है व्यवहार से संबंधित नहीं है, बल्कि श्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है, एक बार देख लीजिए। सक्रियता से जीवन में शिक्षा लेना लाभप्रद होता है, जिससे बच्चे के अन्य क्रियाकलाप कर सके, मतलब शिक्षा की वजह से अपना जीविकोपार्जन चला सकें, अपने जीवन की आर्थिक क्रियाकलाप कर सकें, वो है श्रम का सिद्धांत, न कि व्यायाम करने का, शारीरिक व्यायाम करने का। प्रश्न अगला कहता है कि मूल शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत में मातृभाषा का सिद्धांत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विदेशी भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। दूसरा शिक्षा विदेशी भाषा के साथ मातृभाषा में दी जाए, गलत। केवल मातृभाषा में दी जाए, ये सही हो सकता है। शिक्षा का मातृभाषा से कोई संबंध, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा दी जा रही है वो केवल मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और क्यों मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में अगर आप शिक्षा देंगे तो वही शिक्षा जो है
उस शिक्षा को बच्चे अच्छे से क्या कर पाएंगे, वो मतलब स्वीकार कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? वैसे ही बताया था, क्योंकि अंग्रेजी सीखना पड़ेगा नहीं तो फिर। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं। कहता है मूल शिक्षा के दोष और आलोचना। पहला नंबर पॉइंट देखते हैं। मूल शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यह शिक्षा सिद्धांत उत्पाद के सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल देता है, अतः बुनियादी विद्यालय शिक्षण के केंद्र में न रहकर उद्योग के केंद्र बन जाते हैं। तीसरा कहता है कि यह शिक्षा प्राचीन उद्योगों को महत्व देती है, जैसे कताई बुनाई आदि को, तो औद्योगिक उन्नति में बाधक हो जाती है। बुनियादी शिक्षा काल्पनिक है, कहता है वास्तविक व्यवहार से परे या बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों के विकास होने में बाधक होता है। समन्वय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। इस शिक्षा में बच्चों के सामाजिक, मानसिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का संतुलन नहीं बनता। इस प्रकार से क्लास खत्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। कहता है कि मूल शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों में अधिक उपयुक्त है। तो नगरीय क्षेत्रों में चूंकि अलग तरीके के काम होते हैं और हम उनको स्वावलंबन, श्रम विभाजन ये सब सिखा रहे हैं, तो नगरीय क्षेत्रों में ये उपयुक्त नहीं है। ये इसका एक दोष हो गया या आलोचना हो गया। शिक्षा कहता है उत्पाद पर, सिद्धांत पर फोकस करता है, यानी कहता है कि बच्चे को कैसा बनाना है, इस वजह से हम मूल शिक्षा को डिजाइन कर रहे हैं, जबकि बच्चा क्या बनना चाहता है इस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। तीसरा कहता है कि ये प्राचीन उद्योग को महत्व देता है, तो आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति होनी है, यानी आधुनिक जो उद्योग स्थापित होने हैं उस पर कोई ध्यान नहीं। बुनियादी शिक्षा काल्पनिक है, यानी अगर ऐसा है जो कि वर्तमान के समय में काम नहीं आएगा तो फिर क्या है, काल्पनिक ही है। इस शिक्षा में बच्चों के मानसिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का संतुलन नहीं बनता। इस शिक्षा में किसी भी हस्तकला के द्वारा विषयों की शिक्षा प्रदान करना असंभव है। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लास था मूल शिक्षा का। उम्मीद करता हूं कि मूल शिक्षा के सारे टॉपिक, सारे पॉइंट या फिर सारे कॉर्नर को, सारे कोनों को मैं छू पाया हूंगा। और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक।